नमस्कार प्रिय साथियों, आज की क्लास में हम बीए थर्ड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये जो मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर में पिछले 3 वर्षों के यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय थे सभी पेपरों को एनालाइज किया। उसी के आधार पर इन सभी प्रश्नों को आज की क्लास के माध्यम से कराने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें से जो है काफ़ी प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वैसे मैं आपको बता दूँ, इसकी सारी की सारी चैप्टर्स क्लासें मैंने करा रखी हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन आपको प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। आप वैसे हमारी कोई भी क्लास ज़्यादा लंबी नहीं है, आप जो है 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर आप पूरी की पूरी क्लास आप जो अटेंड कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा कोई भी क्लास हमारी लंबी नहीं है। इस पेपर में केवल आपको कुछ भी नहीं ज़्यादा इसमें क्वेश्चन है, केवल आपको हमारे जो विचारक हैं, ठीक है, जो इकोनॉमिक जो थाट हैं, बहुत सारे विचारक हैं, कुछ भारतीय विचारक हैं, कुछ जो कि विदेशी हैं, तो उन्हीं के जो हम विचार को इस पेपर में पढ़ेंगे। ठीक है, पेपर आपका जो है हिस्ट्री ऑफ जो इकोनॉमिक थॉट आपका पेपर का नेम है। यूपी के जितने विश्वविद्यालय हैं सभी का सिलेबस सेम है, यही आपको पढ़ना है। 2 घंटा आपका इसमें समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका जो है 75 नंबर का उचित होगा। सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों को सोल्व करूंगा। सेक्शन ए में आपके जो प्रश्न आएंगे टोटल 10 क्वेश्चन आपके आएंगे। क्वेश्चन में 5 आते हैं, लेकिन क्योंकि सेक्शन ए जो होता है कोई भी एक्स्ट्रा आपका प्रश्न नहीं रहता है और सभी प्रश्नों को उत्तर देना जो अनिवार्य रहता है। तो सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन देखिएगा कि वाणिज्यवाद जो है ये क्या है, इसके उदय के कारण क्या है। तो सबसे पहले तो वाणिज्यवाद होता क्या है, फिर इसके उदय के क्या कारण है, इसको भी हम समझाएंगे। उसके बाद है जो कि दिया हुआ है कि आरसी दत्त या फिर जो है रमेश चंद्र दत्त, इनके जो है आर्थिक विचार क्या हैं, ये कौन है, इनके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वाणिज्यवाद क्या है इसको समझ लीजिए। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि वाणिज्यवाद क्या है, इसके जो है उदय के क्या कारण हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनेगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका है। तो वाणिज्यवाद का अर्थ बताना जो है काफ़ी जो कि कठिन है, क्योंकि भिन्न भिन्न देशों में इसका जो स्वरूप है, इसका जो अर्थ है भिन्न भिन्न है। लेकिन फिर भी यदि हम समान रूप से देखें या फिर कहा जा सकता है कि व्यापार एवं उद्योग को नियमित करके, मतलब जो व्यापार है, जो उद्योग धंधे होते हैं उसको नियमित करके रुपया प्राप्त करने या फिर जो धन अर्जित करने की जो नीति होती है उसी को हम जो है वाणिज्यवाद जो है कहा जाता है, फिर जो है कहलाती है। तो वाणिज्यवाद क्या है? वाणिज्यवाद है व्यापार और उद्योग को नियमित करके जो पैसा अर्जित किया जाता है, जो रुपया कमाने की जो नीति होती है उसी को हम वाणिज्यवाद कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है। अब यहाँ से जो कि वाणिज्यवाद एक प्रकार की व्यापारिक क्रांति थी, इसलिए इसे जो है व्यापारवाद भी जो है कहा जाता है। सर्वप्रथम एडम स्मिथ ने 1776 ईस्वी में इनकी एक पुस्तक थी वेल्थ ऑफ नेशन, उसमें इन्होंने जो है वाणिज्यवाद शब्द का जो है प्रयोग किया है। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। अब यहाँ से वाणिज्यवाद क्या है इसको भी समझ लीजिए। वाणिज्यवाद या फिर वाणिज्यवाद दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो दोनों समझ लीजिए, चलेगा। तो वाणिज्यवाद क्या है इसको भी समझ लीजिए यहाँ से। तो वाणिज्यवाद जो कि सम्मिलित रूप से उन सिद्धांत का नाम है जो व्यापार मुख्य रूप से जो है विदेश व्यापार के जरिए, मतलब जो है कोई चीज़ का उत्पादन करो और विदेश से जो है व्यापार करो, उसको हमसे बेचो, इसके जरिए अत्यधिक जो है साधन संपन्न कराने के लिए जो है प्रयुक्त किया गया है। वाणिज्यवाद के विचारकों में, इसके जो समर्थक में, जिसमें कुछ जो है कुशल व्यापारी, प्रशासन, राजनीतिज्ञ तथा जो है इसमें शासन भी इसमें जो सम्मिलित है। इनका विचार था कि यदि कोई देश अपने यहाँ जो है विनियमित, मतलब जो है वहाँ की जो द्वारा जो निर्मित जो वस्तुएं हैं, विनियमित का जो है निर्यात का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट, उसको जो है एक्सपोर्ट करके अन्य देशों से सोना चांदी और अपने देश में एकत्र करने में जो है सफल हो जाता है, तो इससे जो है उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत हो जाती है और अंततः जो है वह सुदृढ़ राष्ट्र के निर्माण में जो है योगदान देती है। मतलब जब ऐसे कह सकते हो कि अपने देश में जो है अधिक से अधिक जो उद्योग धंधे लगाओ और विदेश से जो है उन चीज़ों को जो है बेचो विदेशों में, और वहाँ से अधिक जो है लाभ कमाओ, धन कमाओ, सोना चांदी के माध्यम से उसको एकत्र करो, अपने राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र को एक दृढ़ राष्ट्र बनाने में जो है सारा का सारा पैसा लगाओ, तो इसी को जो हम वाणिज्यवाद कहेंगे। तो वह ये भी जो है उसी प्रकार है वाणिज्यवाद की तरह। ठीक है, मतलब जो है जो व्यापार धंधे उद्योग जो है इसका उपयोग करके विनियमित करके जो लाभ कमाने की जो नीति होती है उसी को हम वाणिज्यवाद कहते हैं। उसी प्रकार जो है वाणिज्यवाद भी है।
अब यहाँ से इसके उदय के क्या कारण है इसको भी समझ लीजिए। तो इसके उदय के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि यूरोप में जो है राजतंत्र का नए सिरे से जो है सक्रिय होना, ये इसके उदय का कारण था। फिर है राज्य पर चर्च का जो है नियंत्रण कम होता जाना, ये भी इसका जो है उदय के कारण था इसका। फिर है राष्ट्रों को अत्यधिक जो है शक्तिशाली बनाए जाने पर बल। उसके बाद जल परिवहन प्रणाली विकसित हो जाने पर यूरोप के उत्साही नाविकों को जो है कोलंबस और वास्को डिगामा के द्वारा अमेरिका महाद्वीप और भारतीय महाद्वीप के समुद्री रास्तों की खोज करना, ये भी इसका जो है कारण था इसके उदय का। धार्मिक क्रांति भी है। अब मुद्रा का जो है उद्भव एवं विकास भी इसका जो है कह सकते हो कारण था। औद्योगिक जो है विनियमन पर जो है अधिक बल दिया जाना, तो ये सभी इसके जो है उदय के कारण थे। अब यहाँ से अगला क्वेश्चन देखिएगा, आरसी दत्त, रमेश चंद्र दत्त जी के आर्थिक विचार क्या हैं, इनको भी समझ लीजिए आप। आरसी दत्त ने जो है भारत के जो उद्योग धंधे थे उसकी स्थिति को स्पष्ट करते हुए लिखा है इन्होंने कि ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत के उद्योग शिल्पकारों द्वारा निर्मित वस्तुएं पूरे विश्व में जो है विख्यात थे। आरसी दत्त महोदय जी लिखते हैं, कहते कि जब ब्रिटिश शासन नहीं था तो उससे पहले जो उससे पूर्व भारत में जो उद्योग जो शिल्पकार थे उनके द्वारा जो निर्मित जो वस्तुएं थी वो पूरे जो है विश्व में विख्यात थी, प्रसिद्ध थी। इससे जो है हमारे उद्योग द्वारा निर्मित माल के निर्यात से पर्याप्त आय प्राप्त होती थी। जो यहाँ के भारतीय जो लोग हैं, जो शिल्पकार हैं, जो उद्योग धंधों से जो चीज़ बनाई जाती थी, तो उनसे जो है उनको बेचकर उनका जो है निर्यात करके दूसरे देशों में हम अधिक से अधिक जो है लाभ कमाते थे। लेकिन ब्रिटिश शासन की स्थापना, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है बढ़ते प्रभाव से देश के जो है उद्योग धंधे का जो है पतन होना शुरू हो गया था। ब्रिटिश शासन की नीति के कारण भारत निर्मित माल के निर्यातक के स्थान पर कच्चे माल का निर्यातक जो है देश बन गया। इस कच्चे माल का उपयोग ब्रिटिश के उद्योग में होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश उद्योगों द्वारा तैयार सामान को जो है भारत में बेचकर लाभ कमाती थी। भारत का सूती वस्त्र उद्योग विश्वविख्यात था, लेकिन इस जो है उद्योग का ब्रिटिश नीति के कारण पूरी तरह से पतन हो गया था। ठीक है, तो ये थे इनके जो है आर्थिक कुछ विचार। अब यहाँ से अगला क्वेश्चन देखिएगा, कैटिल के जो है पशुपालन संबंधी इनके क्या विचार है कैटिल महोदय के। उसके बाद है आवश्यकता जो है शून्यता सिद्धांत क्या है। उसके बाद है दादा भाई नौरोजी के आर्थिक विचार क्या है। यांत्रिकरण पर गांधी जी के आर्थिक विचार क्या हैं। तो हम यहाँ से गांधी जी ने बहुत सारे विचार अपने प्रस्तुत किए हैं, तो गांधी जी का 1 से 2 विचार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इनके हम सारे विचारों को हम इस विस्तार जो है कराएंगे। ठीक है, उसके बाद जेवेंस के आर्थिक विचार को हम समझेंगे। फिर है एडम स्मिथ की जो स्वतंत्र व्यापार जो नीति है उसको समझेंगे। फिर एडम स्मिथ की जो पूंजी और जो विनियमन जो इनका सिद्धांत है इसको भी हम समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि हमारे सेन के आर्थिक विचार क्या हैं। तो ये सारे क्वेश्चन को हम यहाँ से देखेंगे। सबसे पहले कैटिल्य महोदय के जो पशुपालन संबंधी इनका जो विचार था इसको हम समझेंगे। तो पशुपालन के संबंध में कैटिल्य ने विभिन्न प्रकार के पशुओं, उनकी जो नस्लें हैं उसकी व्यवस्था को उल्लेख जो है किया है, जिसका जो है उत्तरदायित्व पशु विभाग के अध्यक्ष पर जो होता है। मतलब जो है इन्होंने जो है कैटिल्य महोदय ने पशु जो होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनकी जो विभिन्न जो नस्लें होती हैं, ठीक है, कोई किस जो है नस्ल की भैंस है कहेंगे, कोई किस जो है गाय कौन सी नस्ल की है, साहीवाल है, फिर इस तरह से जो इनकी नस्लें हैं इनका उल्लेख इन्होंने किया है। और इन जब जो ये जानवर है इनका जो उत्तरदायित्व होता है पशु विभाग का होता है, ये भी इन्होंने जो है कहा है। सरकारी पशुओं को, जो सरकारी पशु होते हैं उनको जो है चराने वाले ग्वालों की मजदूरी, मतलब जो गायों को चराते हैं, जो पशुओं को चराते हैं उनको ग्वाल कहते हैं, तो उनकी मजदूरी का निर्धारण जो है और पशुओं के खाने पीने के प्रबंध में क्षति पहुंचाने वाले के विरुद्ध, मतलब जो है कि इन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति जो ग्वाल होता है जो इन जानवरों को चराता है, ठीक है, तो उनकी जो मजदूरी का निर्धारण और पशुओं की जो खाने पीने की जो व्यवस्था होती है उसका जो प्रबंध होता है, यदि कोई व्यक्ति उसमें कोई क्षति पहुंचाता है, ठीक है, तो उसके विरुद्ध कानून जो है कठोर से कठोर जो है कार्यवाही करे। उसके लिए जो है एक व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे एक प्रावधान होना चाहिए कि उसको जो है कठोर से कठोर जो है सजा मिलनी चाहिए। तो इनका ये था जो है पशु संबंधी जो है इनका पशुपालन संबंधी इनका विचार था। अब यहाँ से इनका और भी अगला भी यहाँ से जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि आवश्यकता जो है शून्यता सिद्धांत क्या है, इसका जो विवरण कीजिए। क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछा गया काफ़ी बार। तो यह जो है प्रोफेसर मेहता का सबसे
अधिक जो है प्रसिद्ध जो है सिद्धांत है। आवश्यकता जो शून्यता सिद्धांत है किसका सिद्धांत है? प्रोफेसर मेहता का सबसे प्रसिद्ध और कह सकते हो सबसे प्रसिद्ध और सिद्धांत में से जो है इसको माना जाता है, जो उनके जो आवश्यकता के विश्लेषण पर आधारित है। इसी सिद्धांत पर उनका जो है आर्थिक चिंतन आधारित है। अर्थशास्त्र की परिभाषा को उन्होंने जो है कहा है। सबसे पहले प्रोफेसर मेहता ने अर्थशास्त्र की परिभाषा यहाँ से स्पष्ट किया है। वे कहते हैं कि अर्थशास्त्र जो है वह विज्ञान है जो आवश्यकता शून्यता के लक्ष्य को प्राप्त करने के एक साधन के रूप में मानवीय व्यवहार का अध्ययन करती है। ठीक है, इन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र जो है वह विज्ञान है जो आवश्यकता शून्यता के लक्ष्य को प्राप्त करने के एक सामान्य साधन के रूप में जो है मानवीय व्यवहार का जो अध्ययन करती है। अब आवश्यकता शून्यता सिद्धांत का लक्ष्य क्या है? जैसे कि आपकी बहुत सारी आवश्यकताएं होती है, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान आपकी आवश्यकताएं होती हैं, तो जितनी भी आवश्यकताएं होती है उनकी पूर्ति हो जाए, आवश्यकता क्या हो जाए? आवश्यकता शून्य हो जाए, उसी को हम आवश्यकता शून्यता सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, यहाँ से आगे भी लिखा हुआ है मनुष्य की आवश्यकता जो है जुड़ी हुई है, आवश्यकता के साथ जो है पीड़ा का भाव भी है, जिसके कारण मनुष्य का सहज जो है आनंद नष्ट हो जाता है और इस पीड़ा को दूर करके मनुष्य जो है अपने साम्य को पुनः जो है प्राप्त करना चाहता है। इसलिए जो है वह जो आवश्यकता से जो छुटकारा पाना चाहता है, मतलब जो भी उसकी आवश्यकताएं होती है, क्योंकि मनुष्य बहुत परिस्थिति करके कोई कार्य करता है, किसी चीज को पाता है। तो इसमें जो प्रोफेसर मेहता कहते हैं कि मनुष्य जो है कह सकते हो आवश्यकता के साथ आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए काफी उसको जो है कठिनाई से गुजरना पड़ता है और जिसके कारण मनुष्य का जो है सहज आनंद जो है नष्ट हो जाता है। इस पीड़ा को दूर करके मनुष्य अपने साम्य को पुनः स्थापित करना चाहता है, इसलिए वह आवश्यकता से छुटकारा पाना चाहता है। और अर्थशास्त्र मनुष्य के इन्हीं प्रयासों का अध्ययन करता है कि मनुष्य का आदर्श जो है आवश्यकता शून्यता है, अर्थात समस्या जो आवश्यकता से छुटकारा पाने की समस्या का एक नाम है। ठीक है, क्योंकि मनुष्य जो है जो कि आवश्यकताएं सारी पूरी करना चाहता है, लेकिन मनुष्य की एक एक आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं। ठीक है, मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती है, एक चीज की पूर्ति करता है तो दूसरा चीज रह जाता है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसको पूर्ति करता करता जो है मनुष्य जो कि कह सकते हैं छुटकारा पाते पाते और भी समस्या उत्पन्न होती जाती है। तो इस तरह से इसके बारे में हमको लिखना है। अब यहाँ से अगला जो यहाँ से हमारे जो विचारक हैं जो कि भारतीय हैं, दादा भाई नौरोजी, इनके आर्थिक विचार क्या है इनको भी समझ लीजिए। तो भारतीय राष्ट्रवाद के जो जनक दादा भाई नौरोजी, इनका जन्म 1825 ईस्वी में हुआ था और 1917 ईस्वी जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। यह भारत के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और जो है राजनीतिज्ञ थे। इनका जो है जन्म 4 सितंबर 1825 में मुंबई में जो है एक संपन्न पारसी परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके जो है विचारों में इनके आर्थिक विचार हैं, जैसे कि दादा भाई नौरोजी ने कई जो है महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की है। इनके सभी ग्रंथों में भारत में जो निर्धनता थी, जो गरीबी थी, जो गैर ब्रिटिश जो शासन था, सब उन्हीं पर आधारित है। उसी पर जो है सर्वाधिक जो इनकी सारी की सारी पुस्तकें हैं। तो इनके यदि हम विचारों की बात करें तो इन्होंने जो है निर्धनता संबंधी अपना विचार प्रस्तुत किया है और विदेशी जो है गमन और उसका निष्कासन सिद्धांत इन्होंने बताया है और भारतीय की जो राष्ट्रीय आय है उसके बारे में इन्होंने बताया है और ब्रिटिश शासन की आलोचना भी किया है। जो ब्रिटिश शासन था जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उस शासन की आलोचना भी की है इन्होंने, निंदा भी की है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से है महात्मा गांधी जी के आर्थिक विचारों की चर्चा कीजिए। देखो आपके जितने भी विचारक हैं, चाहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो या फिर अमर्त्य सेन हो या फिर कैटिल्य महोदय हो या फिर जो है अरस्तु हो या फिर प्लेटो हो, सिसमांडी हो, कोई भी चाहे पीगो महोदय हो या फिर जो है कह सकते हो एडम स्मिथ जी हो, तो जितने भी इसमें विचारक दिए हुए हैं मैंने हर यूनिट बाय यूनिट सारी की सारी क्लासें करा रखी हैं। आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिलेगा, क्योंकि इस मॉडल पेपर में ज़्यादा मैं पूरे पाठ्यक्रम के सारे प्रश्नों को नहीं उठा पाया हूँ, लेकिन आप जाकर प्लेलिस्ट में जो हमारी कंप्लीट यूनिट है 6 यूनिट तो मैंने कंप्लीट कराया है, उन्हीं से आपका क्वेश्चन जो है बन के आएगा। ठीक है, तो उनको भी जाकर एक बार जरूर आपको वॉच कर लेना है। अब यहाँ से महात्मा गांधी जी के विचार जो कि आपके एक दो विचार एग्जाम में बनता है या फिर लॉन्ग में क्वेश्चन बनेगा कि महात्मा गांधी जी के आर्थिक विचारों की चर्चा कीजिए, तो इन्होंने बहुत सारे विचार दिए हैं। हर एक विचार को हम एक एक जो है कह सकते हैं बिंदु के माध्यम से समझेंगे।
गांधी जी का संपूर्ण जो है आर्थिक जो चिंतन है नैतिकता और जो है व्यवहारिकता को जो है लिए हुए है, एवं जो है सादा जीवन उच्च विचार तथा जियो और जो है जीर्णोदय जैसे जो मानवीय मान्यताएं हैं उस पर इनका जो है जीवन आधारित है। उनका जो है अर्थशास्त्र समाजशास्त्र में एक ही जो है भाग है। इसे जो है जीवन के विभिन्न पहलुओं व उद्देश्य से बिल्कुल जो है अलग नहीं किया जा सकता है। गांधी जी के हम आर्थिक विचारों में बात करें तो गांधी जी का जो है आदर्शवाद, तो गांधी जी ने सबसे पहले आदर्शवाद को लेकर अपना विचार प्रस्तुत किया है। तो गांधी जी अपने विचारों में रस्किन से अत्यधिक जो है प्रभावित हुए थे। रस्किन की रचना एक थी, रस्किन जो कि एक कह सकते हो ये शिक्षा शास्त्री हैं, ठीक है। इनकी एक पुस्तक थी ऑन टू लास्ट, ठीक है। गांधी जी ने जो है वह जो प्रेरणा प्राप्त की थी जिसके अंतर्गत वह जो जीवन के किसी भी कार्यकलाप में गरीबतम व्यक्ति की जो है बात करते थे। जो भी व्यक्ति गरीब होता था समाज में, गांव में या फिर जो है देश में, उसकी जो है बात करते थे। गांधी जी की संपूर्ण आर्थिक विचारधारा नैतिक और अधिक जो व्यवहारिक थी। एडम स्मिथ के जो है विचार के ठीक विपरीत की प्रत्येक व्यक्ति जो है स्वयं हित से प्रेरित होकर कार्य करता है। महात्मा गांधी का विचार था कि ऐसा होना आवश्यक नहीं है। मनुष्य जो है अपने अनेक जो है परिस्थितियों से भी प्रभावित होता है। उनका आचरण इस प्रकार से परिवर्तित किया जा सकता है कि उसे समाज के हित में संचालित किया जा सके। इस दृष्टिकोण का आशय यह है कि आर्थिक नियम शाश्वत नहीं होकर के परिस्थितियां व जो है वातावरण से जो है प्रभावित होते रहते हैं। मतलब जो है उन्होंने कहा है कि मनुष्य की जो आर्थिक कह सकते जो नियम होते हैं, आर्थिक जो आवश्यकताएं होती हैं शाश्वत नहीं होते हैं, बल्कि मनुष्य की जो परिस्थितियां होती हैं उसके अनुसार बदलते रहते हैं, प्रभावित होते रहते हैं। कार्ल मार्क्स ने भी आर्थिक नियमों को जो है परिवर्तनशील नियम जो है मानते थे। वह जो है ताकत के इस्तेमाल से यह चाहते थे कि इन नियमों में जो है कुछ ऐसा परिवर्तन किया जाए जो सामाजिक न्याय के अधिक समीप हो। परंतु महात्मा गांधी के हृदय परिवर्तन के द्वारा सामाजिक परिवर्तन चाहते थे। वह शक्ति के इस्तेमाल के विरुद्ध थे। और कार्ल मार्क्स और गांधी के दृष्टिकोण का सर्वाधिक अंतर यह है कि महात्मा गांधी जो है अहिंसा का जो है प्रमुख कह सकते हो पुजारी थे इसके, ठीक है। अगला जो उन्होंने विचार दिया था यांत्रिकरण संबंधी इनका जो है विचार था, यांत्रिकरण, ठीक है। तो महात्मा गांधी जो है मशीनों का विरोध करते थे। महात्मा गांधी जो है मशीनों का विरोध करते थे। जैसे कि किसी कंपनी में एक कार्य को करने के लिए करीब करीब 200 मजदूर उसको कार्य कर रहे हैं। अब जो है जो मालिक यदि जो है कोई मशीन एक ले आएगा, वही कार्य मशीन अकेले करेगी, तो इससे क्या होगा, इन जो है ये 200 लोग कहाँ जाएंगे, इनको निकाल दिया जाएगा। तो इसीलिए जो है ये महात्मा गांधी जो थे ये इसीलिए जो है यांत्रिकरण जो मशीनीकरण था उसका ही विरोध करते थे, ठीक है। क्योंकि ये जो मजदूर हैं उनका जो कह सकते हो उनकी जो है रोटी जो है छीन लेते हैं। क्या करते हैं, ये जो है मनुष्य जो गरीब है, जो मजदूर है, उसकी जो है रोजी जो छीनने का कार्य जो है मशीनीकरण के माध्यम से होता है, जिसको हम समझेंगे। तो गांधी जी जो है मशीन का विरोध करते थे। गांधी जी का विचार था कि मशीनें जो है मनुष्य को बेरोजगार जो है बनाती हैं। जाहिर सी बात है, कोई व्यक्ति किसी कंपनी में काम कर रहा है, उसका मालिक यदि मशीन ले आएगा तो व्यक्ति तो जो है बेरोजगार हो जाएगा। तो ये कहते थे कि गांधी जी मानते थे कि मशीनें जो होती हैं मनुष्य को बेरोजगार बनाती हैं। वह जो है पूंजीपति के हाथ में एक शस्त्र जो है दे देती है, लेकिन जो मशीन होती है पूंजीपति के जो है हाथ में एक अस्त्र दे देती हैं, और जिसके इस्तेमाल से वह श्रमिकों का शोषण करने में जो सफल होता है। गांधी जी बड़े उद्योगों के स्थान पर छोटे उद्योगों को जो स्थापित किए जाने के पक्षपाती थे, क्योंकि कुटीर उद्योग अधिक जो है रोजगार उत्पन्न करते हैं और मशीनीकरण के विभिन्न दोषों से मुक्त थे। आवश्यकता अनुसार मशीनीकरण का पक्ष लेते हुए उन्होंने कहा है कि यदि जो है श्रम शक्ति की कमी अथवा जो है कोई कार्य मनुष्य की शक्ति से बाहर है। बाद में उन्होंने कहा है कि चलो ठीक है मशीन का उपयोग आप कर सकते हो, लेकिन कब, जैसे कि कोई कार्य जो मनुष्य ना कर पाए तो उसके लिए आप मशीन का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन कोई कार्य यदि मनुष्य कर लेगा तो उसके लिए जो है मशीन का यदि आप उपयोग करोगे तो जो है कहीं ना कहीं देखा है तो वो जो लोग होंगे, जो मजदूर होंगे, उनकी जो है मजदूरी या फिर उनको बेरोजगार बनाने का जो है कार्य ये मशीन के माध्यम से होगा, ठीक है। तो गांधी जी जो है ये भी नहीं कहते थे कि आप मशीन का उपयोग ना करो, ये कहते थे कि हाँ आप मशीन का उपयोग करो, लेकिन किन कार्यों के लिए, जैसे कि कोई व्यक्ति या फिर जो मनुष्य के द्वारा जो कार्य ना किया जा सके तो उसके लिए आप जो है मशीन का प्रयोग कर लो।
और जो कार्य मनुष्य के द्वारा किया जा सके उसके लिए जो है मनुष्यों के द्वारा ही कार्य किया जो है कराया जाए। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। तो ये 2 क्वेश्चन एग्जाम में फिर है। यहाँ से न्यास का सिद्धांत इनका एग्जाम में क्वेश्चन जो है हो सकता है पूछ ले, तो उसको भी समझ लीजिए। तो न्यास जो है मूल रूप से उस मान्यता पर आधारित है कि धन जो है संपूर्ण समाज का होता है। ये जो सिद्धांत है न्यासवाद का, ये कहता है जो धन होता है ये एक व्यक्ति के नहीं होता है बल्कि संपूर्ण समाज का होता है। और पूंजीवादी जो है प्रणाली के दोषों को दूर करने के लिए ही महात्मा गांधी ने यह विचार जो प्रस्तुत किया था। क्योंकि पूंजीवादी क्या है, पूंजीवादी जो है व्यक्तिगत लाभ कमाना है, उद्योग धंधों लगाना है, उसे अधिक से अधिक जो है लाभ कमाना, ये होता है पूंजीवादी। तो ये जो है इसमें व्यक्तिगत लाभ होता है। तो महात्मा गांधी जो इसका विरोध करते थे, इसीलिए जो इन्होंने न्यास का सिद्धांत जो प्रस्तुत किया है। ठीक है, और इसके अनुसार निजी भूमि को जो है, जो कि बुराई की जो है जड़ जो है समाज के खातेदारी में अथवा जो है एक ट्रस्ट के रूप में जो है रखा जाना चाहिए। पूंजीपति को जो है यह समझना चाहिए कि संपत्ति उसके निजी लाभ के लिए नहीं है बल्कि संपूर्ण समाज के लाभ के लिए है। गांधी जी का विश्वास था कि यदि अधिकांश जो पूंजीपति हैं यदि जो है वे न्यास धारता के सिद्धांत स्वीकार कर ले तो समाज में जो विभिन्न वर्ग हैं उसमें आय का जो असमान जो वितरण है उसको समाप्त किया जा सकता है और वर्ग विहीन आर्थिक व्यवस्था के लिए समुचित जो है वातावरण जो है निर्मित हो जाएगा। उनका विचार था कि खातेदारी के सिद्धांत को लागू किए जाने में जो है लोकमत को जो है महत्व दिया जाना चाहिए। इस तरह से आपको लिखना। फिर इन्होंने आत्मनिर्भर जो है संबंधी अपना जो विचार इन्होंने प्रस्तुत किया है। तो गांधी जी के जो है विकेंद्रीकरण के आधार पर एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जो हर दृष्टिकोण में आत्मनिर्भर हो। मतलब जो है आत्मनिर्भर मतलब यह गांधी जी का विचार था कि जो भारत का जो नागरिक है वे जो है अपने ही जो कह सकते हो वे आत्मनिर्भर बन सके, अधिक से जो है उद्योग धंधे खोले, उससे जो है कह सकते हो उसको किसी चीज़ का उत्पादन करे, उसको बेचकर अधिक से जो है लाभ कमाए, व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सके। तो ये था इनका जो है सिद्धांत। और भी इन्होंने सिद्धांत दिया है जैसे कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य एवं जो प्रणाली को लेकर इन्होंने जो है इसका सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो गांधी जी ने जो है अर्थशास्त्र के नैतिक पक्ष पर अधिक जो है बल दिया है। उनका अर्थशास्त्र को जिसमें जो है नैतिकता और भावात्मक मूल्यों का अभाव हो, इसकी जो है तुलना मध्यवर्गीय के छाते से इन्होंने जो किया है, जिसमें मध्यवर्गीय के कारण जीवन तो होता है परंतु जीवन की सुलभ अथवा सजीव जीवन का अभाव होता है। ठीक है, तो गांधी जी जो है मानवीय जीवन का जो है पूर्णतया में अध्ययन किए जाने के पक्षपाती थे। वे धर्म, नीति, नीतिशास्त्र आदि की जो है विभाजित क्रिया के द्वारा मानवीय जो जीवन है उसका अध्ययन किए जाने का जो है विरोध करते थे। और भी इनके बहुत सारे सिद्धांत हैं जैसे कि मुद्रा और जो है श्रम की गरिमा संबंधी इनका सिद्धांत है। तो महात्मा गांधी जो है श्रम की गरिमा को बनाए रख जाने के जो है पक्षपाती थे। उनका विचार था कि श्रम का सम्मान किया जाना चाहिए। महात्मा गांधी जो कि कहे श्रम को जो है क्या मानते थे, ये पूंजा मानते थे। ठीक है, यानी जो है वर्क इज वर्शिप इसको कहते थे। उनका नारा था ये, उनका विचार था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जो है परिश्रम के द्वारा ही ईमानदारी पूर्वक अपनी आजीविका को जो है उत्पन्न करना चाहिए। मतलब जो है व्यक्ति की जो आवश्यकता होती है, जो उसकी रोजी रोटी होती है, तो व्यक्ति को जो है अपनी जो है ईमानदारी पूर्वक आजीविका को जो उत्पन्न करना चाहिए। महात्मा गांधी जो है मुद्रा में अनेक बुराइयों को जो है देखते थे। उनके अनुसार मुद्रा की उपस्थिति ने जो है सारे मानवीय मूल्यों को जो है भुला देने में जो है मदद की है। इसकी उपस्थिति में उत्पादन उपभोक्ता के बीच जो है खाई इतनी चौड़ी हो गई है कि बाजार इतना विस्तृत हो गया है कि वह हमारी पहुंच से बाहर हो चुका है। गांधी जी जो है मुद्रा के स्थान पर एक ऐसी प्रणाली जो स्थापित करने के पक्ष में थे जिसमें जो है श्रम ही जो है धन का स्वरूप हो, ना कि जो है धात्विक मुद्रा हो। ठीक है, उसके बाद जो है वर्ण व्यवस्था का इन्होंने जो है विचार दिया है। ठीक है, इसको भी समझ लीजिए। तो महात्मा गांधी जो कि प्राचीन व्यवसायिक श्रम विभाजन पर आधारित वर्ण व्यवस्था को जो है उत्तम मानते थे। महात्मा गांधी का वर्ण व्यवस्था से संबंधित विचार जो है पूर्ण व्यवसायिक जो है श्रम विभाजन से था, ना कि जो है जाति भेदभाव से था। गांधी जी का विचार था कि वर्ण व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति जो है लाभान्वित हो, सभी को लाभ हो, और प्रत्येक जो इस व्यवस्था के अंतर्गत या जो है किसी व्यवसाय की अनेक बारीकियों
और जो है रहस्यों का ज्ञान अपने माता पिता के उत्तराधिकारियों के रूप में जो है प्राप्त कर लेता है। गांधी जी ने जो है गांधी जी मनुष्य के एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में जाने के लिए भी जो है पक्षपाती थे, लेकिन केवल उसी दशा में जबकि व्यक्ति का दृष्टिकोण धन अर्जन ना होकर के जो है सेवा हो। इनका मतलब था कि व्यक्ति का जो उद्देश्य हो धन को अर्जन ना होकर के लोगों को जो है सेवा करना हो। ठीक है, इसी के संबंध में महात्मा गांधी जी ने कहा भी था, अपनी इच्छा से जो है सामाजिक संबंधों को संपूर्ण समाज की दृष्टि से स्वीकार करने पर व्यक्ति और समाज जिसका वह सदस्य है दोनों ही समृद्ध होते हैं। उसके बाद है कृषि व्यवस्था से लेकर भी इन्होंने जो है अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो गांधी जी ने कृषि व्यवस्था की जो कठिनाई को देखा और समझा। गांधी जी जो है यह समझते थे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, अतः जो है इन कठिनाइयों को दूर कर कृषि क्षेत्र में जो है उन्नति जो है किया जाना चाहिए। उनके विचार में भूमि प्रकृति प्रदत्त वस्तु होती है, अतः जो है उस पर किसी विशेष वर्ग विशेष का अधिकार ना होकर के संपूर्ण समाज का अधिकार जो है होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है खादी का जो है अर्थशास्त्र, खादी संबंधी भी इन्होंने जो अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो गांधी जी ने जो है तत्कालीन राष्ट्रीय व आर्थिक समस्याओं के संदर्भ में खादी के प्रयोग पर जो है विशेष बल दिया है। गांधी जी का खादी का अर्थशास्त्र सामान्य अर्थशास्त्र से भिन्न था, क्योंकि साधारण अर्थशास्त्र में मानवीय और नैतिक मूल्यों को महत्व जो है न दे करके भौतिक बातों को जो है अधिक महत्व दिया जाता है, जबकि खादी का अर्थशास्त्र जो है मानवीय मूल्यों का प्रतीक है। महात्मा गांधी की खादी से संबंधित विचारधारा देश की स्वराज प्राप्ति की समस्या से जुड़ी हुई है। उनका कहना था कि खादी का प्रयोग हमें आत्मनिर्भर बनाएगा और हमारी जो आत्मनिर्भरता है हमें आज़ादी की ओर जो ले जाएगी। उसके बाद जनसंख्यावाद से संबंधित इनका जो सिद्धांत है इसको भी समझ लीजिए। तो गांधी जी जो है अधिक जनसंख्या के पक्षपाती ये नहीं थे। उनके विचार में देश की जनसंख्या में उपलब्ध प्राकृतिक साधनों के अनुरूप ही होनी चाहिए। इनका मानना था कि जितने उपलब्ध संसाधन हो उसी अनुसार जो है जनसंख्या होनी चाहिए, अधिक नहीं होनी चाहिए। गांधी जी ने जो जनसंख्या के नियंत्रण के लिए संयम जो है ब्रह्मचर्य पर जो है बल दिया, और जनसंख्या नियंत्रण के लिए यौन शिक्षा के भी जो है पक्षपाती थे, जिससे जो है व्यक्ति अपने यौन अवयवों को जो है नियंत्रण में रख सके। उसके बाद वितरण जो है राज्य संबंधी सिद्धांत पे इन्होंने दिया था, विचार रखे इन्होंने। तो महात्मा गांधी के शब्दों में ही समान वितरण की जो है वास्तविक योजना वह है कि जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के पास अपनी समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने के साधन हो। उदाहरण के लिए जैसे कि यदि कोई व्यक्ति 1 किलो आटा चाहता है और दूसरा जो है कमजोर व्यक्ति एक रोटी के लिए चौथाई जो है किलो आटा चाहता है, तो दोनों ही व्यक्ति इस स्थिति में होने चाहिए कि वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। ठीक है, और दूसरे शब्दों में जो है वह आदर्श आर्थिक व्यवस्था में समान वितरण के पक्षपाती थे। मतलब जो है व्यक्ति की जो आवश्यकताएं होती हैं सभी की जो आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। और करारोपण के संबंध में महात्मा गांधी के विचार थे कि कर उद्योग लोगों के जो है कर देय क्षमता के अनुसार ही लगाने चाहिए। महात्मा गांधी जो है कर संबंधी भी इन्होंने जो अपना विचार दिया है। कहते हैं कि जिस हिसाब से व्यक्ति की क्षमता होनी चाहिए कर देने की, टैक्स देने की, उसी अनुसार व्यक्ति के ऊपर जो है टैक्स लगाना चाहिए। ठीक है, और उनका सुझाव था कि करों के रूप में प्राप्त जो राशि है सरकार को मानवीय कल्याण के लिए जो है खर्च भी करनी चाहिए। उसके बाद है सर्वोदय संबंधी इनका जो विचार, इसको भी समझ लीजिए। तो गांधी जी के जो है सर्वोदय का दर्शन जो है स्वतंत्रता, जो है समानता, न्याय और जो है बंधुत्व के ऊंचे आदर्शों पर जो आधारित था। सर्वोदय का अर्थ है ऐसे जो है विकास कार्यक्रम से है जिसमें सर्व कल्याण की भावना निहित हो और जो व्यक्ति, समुदाय, देश का समग्र विकास जो है करता हो। गांधी जी का जो है विश्वास था कि सर्वोदय के आधार पर ही सच्चे राजस्व की स्थापना जो है की जा सकती है। उनके मत में सर्वोदय ऐसे जो है राज्य की स्थापना करेगा जो शोषण और वर्ग जो संघर्ष है इससे मुक्ति होकर लोगों के जो है चतुर्मुखी विकास का अवसर जो है प्रदान करता है। और अपनी योजना में गांधी जी ने स्त्री को भी जो है समान अधिकार दिए जाने पर भी जो है बल दिया है। तो ये थे इनके विचार, जो कि 12 इनके जो है आर्थिक विचार मैंने आप लोग के समक्ष जो रखे हैं। फिर इसमें अगला क्वेश्चन देखो कि एडम स्मिथ का मूल सिद्धांत क्या है। ठीक है, इनका जो मूल सिद्धांत है ये श्रम सिद्धांत पर आधारित है, जो बताता है कि किसी वस्तु का मूल्य उसमें लगने वाले श्रम की मात्रा से जो है तय करते हैं। मतलब जो है इनका जो मूल्य का सिद्धांत है, कहते हैं कि किसी वस्तु का मूल्य
किसी वस्तु का जो मूल्य होता है कैसे तय होता है, जैसे कि कोई वस्तु बनाई गई, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई जो है वस्तु बनाई गई, तो इसमें जो है कह सकते हो 20 रुपये का जो है मटेरियल लगा, और जो उसको मजदूर बनाया है उसकी मजदूरी करीब जो है 30 रुपया लगी, तो टोटल जो है 50 हो गया। तो इस तरह से जो मजदूर की जो मजदूरी होती है, जो कह सकते हो जो उसमें माल लगता है, तो इन दोनों को जो है जोड़ा जाता है और अपना भी कुछ मुनाफा देखा जाता है। तो इनके माध्यम से जो है किसी चीज का जो है मूल्य निर्धारित होती है। तो ये सिद्धांत क्या कहता है, जो बताता है कि किसी वस्तु का मूल्य जो है उसमें लगने वाले श्रम की मात्रा से तय होती है। ठीक है, उन्होंने जो है उपयोगिता मूल्य और विनिमय मूल्य के बीच जो है अंतर किया है, या जो है मानते थे कि विनिमय मूल्य को वस्तुओं के जो उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम के आधार पर जो आधारित किया जाना चाहिए। इसका एक उदाहरण यह है कि यदि जो है एक वस्तु, इन्होंने ये भी कहा है एग्जाम्पल के माध्यम से कि यदि जो है एक वस्तु को बनाने में मान लो 1 घंटा समय लगता है, 1 घंटा, और एक दूसरी वस्तु को बनाने में 2 घंटा जो है समय लगता है, तो जो एक जो है घंटे में जो वस्तु बन जाएगी उसकी कीमत क्या होगी, उसकी कीमत 50 रुपया होगी। जो 2 घंटे में वस्तु बनेगी उसकी कीमत 100 होगी। ठीक है, क्योंकि जिस वस्तु को बनाने में जितना समय लगेगा उतनी जो है वस्तु महंगी होगी। ठीक है, तो इसमें इन्होंने यही कहा है कि 1 घंटे में जो बनने वाली जो वस्तु होगी, ठीक है, ये जो है इसकी जो है जो वैल्यू होगी, जिसका जो मूल्य होगा, ये जो है कम होगी किससे, 2 घंटे वाले जो है बनने वाली वस्तु से। इस तरह सबको लिखना है। अब इसमें अगला जो क्वेश्चन है कि एडम स्मिथ के अनुसार पूंजी संचय का सिद्धांत क्या है, भी समझ लीजिए। तो पूंजी संचय आर्थिक विकास के लिए जो है महत्वपूर्ण है, या जो है तब होता है जब लोग उपभोग करने के बजाय, मतलब जो है पूंजी संचय क्या है, इसमें बताया गया है कि जब जो है लोग जो है उपभोग करने के बजाय अपने उत्पादन का कुछ हिस्सा जो है बचाते हैं और उससे जो है नई और अधिक कुशल वस्तुएं, जैसे कि उसको जो है बचाकर मशीन ले आए, उपकरण ले आए, उसमें जब निवेश करते हैं, इससे जो है जो श्रम है, उत्पादकता जो है बढ़ती है, और जिससे जो है उत्पादन समृद्धि में जो है वृद्धि होती है। जाहिर सी बात है, कोई जो है कोई आप बिजनेस कर रहे हो तो थोड़ा थोड़ा उसमें से जब पैसा बचाओगे, बाद में एक जो है मशीन ले आओ या फिर उपकरण ले आओ, जिसके माध्यम से उसका उत्पादन आप और भी ज़्यादा करोगे, और उत्पादन में भी वृद्धि होगी और आय में भी वृद्धि होगी। ठीक है, तो स्मिथ का मानना था कि सरकार को पूंजी संचय को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, जिससे जो है जो लोग हैं अपनी मेहनत का जो है फल का आनंद जो है ले सके। उसके बाद और भी यहाँ से एडम स्मिथ के सारे आर्थिक विचार हम आपको करा रहे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो इस तरह से आपको आर्थिक विचार इनके लिखने हैं। उसके बाद इन्होंने जो है वितरण का सिद्धांत दिया है, तो मुख्य रूप से आय के वितरण पर ये केंद्रित है, जो मजदूरी, लाभ और जो है किराए जैसे 3 जो है प्राथमिक श्रेणियों में जो है इसको विभाजित किया गया है। उनके अनुसार इन आयों का निर्धारण उत्पादन के जो है कारकों जैसे कि मजदूर, पूंजीपति और भूमि मालिक, इनके बीच जो है उनके योगदान के अनुपात में होता है। जो बाजार की शक्तियों मुख्य रूप से मांग और आपूर्ति के द्वारा जो है तय होती है। यह सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि व्यक्ति अपने आर्थिक हितों का पालन करते हैं, यह प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से समाज को लाभ पहुंचाती है। उसके बाद एडम स्मिथ का कारारोपण का सिद्धांत, ये एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, हो सकता है ये क्वेश्चन आपके छप जाए कल ही एग्जाम में, कानपुर विश्वविद्यालय का पेपर लगा हुआ है। तो एडम स्मिथ की इनकी एक पुस्तक है राष्ट्रों का जो है धन, वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, इसमें जो है 5वें खंड में सार्वजनिक जो है वित्त का विवेचन इन्होंने किया है, और जो है स्मिथ ने जो है आर्थिक और व्यक्तिगत स्वतंत्र, ये जो है कट्टर इसके समर्थक थे, आर्थिक और जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के। ठीक है, इन्होंने जो है राज्य के 3 जो है कार्य बताए हैं। पहला है देश की जो है बाह्य जो आक्रमण है उससे रक्षा करना, आंतरिक जो शांति है, जो न्याय है उसका प्रबंधन करना, मैनेजमेंट करना, और तीसरा बताया इन्होंने कि अन्य जो है सामाजिक जो लाभ के लिए कार्य करना। तो इन कार्यों के लिए राज्य को जो है धन चाहिए, क्योंकि ये सारे जो कार्य हैं इनको करने के लिए क्या चाहिए, राज्य को धन चाहिए। तो जो कि धन जो है 2 प्रकार से आ सकता है, एक तो राज्य का जो है कोष होता है, जो जिसमें जो है राज्य की जो भूमि होती है, जो पूंजी होती है उसमें सम्मिलित होती है। दूसरा होता है टैक्स के माध्यम से। ठीक है, तो जो है स्मिथ ने जो है दोनों स्रोतों में से केवल कर पर ही जो अपने विचार जो है प्रस्तुत किए हैं, क्योंकि राज्य का है जो है राज्य के कार्य क्या होते हैं, राज्य का कार्य यही रहता है कि देश में जो राज्य में रहने वाले जो लोग हैं उनकी सेवा करना
उनको जो है सुरक्षा प्रदान करना, बाहरी आक्रमणों से बचाना। तो इन सभी को जो है हम कार्यों को हम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमको धन तो चाहिए ना। तो धन चाहिए तो हम धन कैसे लाएंगे? तो उसके लिए जो है हम जो जो राजकीय कोष है, जो राजकीय भूमि है, उससे ले सकते हैं, या फिर हम टैक्स के माध्यम से लोगों से ले सकते हैं। तो एडम स्मिथ महोदय ने जो है टैक्स के माध्यम से जो है बताने का प्रयास किया है। ठीक है। तो जो है कर जो है प्राप्त करने के जो है 3 स्रोत होते हैं। पहला है लाभ, दूसरी है मजदूरी, और जो है लगान। उनके अनुसार कर केवल जो है लगान पर ही जो है लगना चाहिए, क्योंकि भूस्वामियों को बिना जोखिम उठाए ही लगान जो है मिल जाती है। एडम स्मिथ ने जो है करारोपण के जो सिद्धांत इसको 4 भागों में जो विभाजित किया। एक है कर देने की योग्यता के सिद्धांत। तो एडम स्मिथ के अनुसार प्रत्येक राज्य की प्रजा को सरकार के कार्य संचालन हेतु अपनी क्षमता के अनुसार, मतलब जैसी आपकी क्षमता है उसके अनुसार राज्य को चलाने के लिए आपको टैक्स देना चाहिए, आपकी जैसे क्षमता है। और क्षमता का आधार जो है उसकी वह आय है, उससे जो है सरकार का जो है संरक्षण से प्राप्त होती है। आगे चलकर उन्होंने स्पष्ट किया है कि धनी व्यक्ति जो है, धनी व्यक्तियों को अपनी आय के अनुसार अधिक धन देना चाहिए। ठीक है। जो गरीब व्यक्ति है अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको जो है टैक्स देना चाहिए। उसके बाद दूसरा जो इन्होंने बताया था इसका सिद्धांत, और जो है निश्चितता का सिद्धांत। तो एडम स्मिथ के अनुसार जो कर प्रत्येक व्यक्ति के लिए देना आवश्यक है वह निश्चित होना चाहिए, ना कि जो है मनमाना होना चाहिए। एक निश्चित होना चाहिए कितना ही देना है। और करदाता को कर की मात्रा, कर देने का समय, कर देने का ढंग आदि बातों का भी ज्ञान होना चाहिए। एडम स्मिथ का मत था कि कर में समानता की अपेक्षा निश्चितता अधिक महत्वपूर्ण है। उसके बाद सुविधा का सिद्धांत। तो सुविधा का अर्थ स्पष्ट करते हुए एडम स्मिथ ने लिखा है कि प्रत्येक कर ऐसे समय, ऐसी रीति रिवाज द्वारा जो है वसूल किया जाए वह जो है करदाता के लिए अधिक से अधिक जो है सुविधापूर्ण सिद्ध हो। उसके बाद है मितव्ययिता के सिद्धांत। तो एडम स्मिथ के अनुसार प्रत्येक कर जो है इस प्रकार जो है लगाया जाना चाहिए, इस प्रकार जो है लगाया जाना चाहिए कि लोगों की जो है जेबों में से सरकारी कोष में जाने वाली रकम के ऊपर कम से कम जो है निकाला जाए। मतलब जो है जो लोगों की जो रकम है उसमें से पूरा ना लिया जाए, कुछ ही हिस्सा लिया जाए, राजकोष में जाए। और इस प्रकार जो है स्मिथ ने कर वसूल करने में मितव्ययिता बरतने की और जो है संकेत दिया है। तो ये था करारोपण का सिद्धांत। उसके बाद अमृत सेन के आर्थिक विचार क्या है इनको भी समझ लीजिए। तो अमृत सेन ने जो है इनका क्षमता दृष्टिकोण एक सिद्धांत है जो विकास और गरीबी को मापने के लिए लोगों की क्षमताओं जो है कार्यों पर जो है जोर देता है, ना कि केवल आय पर। उन्होंने जो है सामाजिक कल्याण और न्याय को जो प्राथमिकता दी है। आर्थिक विकास से पहले शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सामाजिक जो मुद्दे हैं, ठीक है, इनको जो है उनका जो है समर्थन उन्होंने किया है। अमृत सेन का मानना था कि सरकार को सामाजिक कल्याण के लिए सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करना चाहिए, जैसे कि खाद्य सुरक्षा, मनरेगा जैसी योजना का समर्थन करना चाहिए और वितरण प्रणाली पर भी जो है ध्यान देना चाहिए। तो ये था इनका विचार। अब यहाँ से सेक्शन बी आपका स्टार्ट हो गया। इसमें टोटल 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 4 से 5 ही क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। कुछ यूनिवर्सिटी में दो से या फिर एक ही क्वेश्चन करना पड़ता है, जैसे कि कानपुर विश्वविद्यालय में। इसमें का पहला क्वेश्चन देखिएगा, एडम स्मिथ का श्रम विभाजन के सिद्धांत क्या है। इसके बाद है क्योंकि अति उत्पादन क्या है, इसका सिद्धांत है मल्थस का, आपको विवेचना करना है। फिर प्लेटो के आर्थिक विचार क्या है, जेवीसी का बाजार जो है नियम क्या है, ये सभी हम क्वेश्चन समझेंगे। जॉन लॉक के आर्थिक विचार क्या है, इन सभी क्वेश्चनों को हम समझेंगे। जेएस मिलिंग एक जो है समाजवादी और परंपरावादी अर्थशास्त्री है, दोनों है। इस कथन की आपको समीक्षा करना है। तो सबसे पहले एडम स्मिथ का जो श्रम विभाजन के जो सिद्धांत है इसको समझ लीजिए। तो ये सिद्धांत बताता कि काम को छोटे छोटे विशिष्ट कार्यों में विभाजित करने से उत्पादकता जो है बहुत बढ़ जाती है। ये कहते हैं कि जो कोई कार्य होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देने से, जैसे कि कुछ जो है कार्यों के लिए, जैसे कि कोई कंपनी होता है, जैसे कि कोई किसी में चले जाए तो कोई पिकिंग का कार्य होता है, कोई पैकिंग का कार्य होता है। तो इस तरह से कामों को बांटा है। तो जो काम, जो व्यक्ति जिस काम में करता है तो कुछ दिन के बाद उसी में माहिर हो जाता है उस कार्य को करने में। तो जिसे जो है कह सकते हो कार्य ज़्यादा जल्दी जल्दी होता है। तो इससे जो है कह सकते हो उसमें जो है उत्पादकता जो है बढ़ती जाती है, क्योंकि वह कर्मचारियों को अपने अपने कार्यों में जो विशेषज्ञता जो है हासिल करने की अनुमति देता है। और इसका जो है सबसे प्रसिद्ध उदाहरण यह है कि मान लो एक पिन जो है बनाने की फैक्ट्री है,
जहाँ जो है 10 श्रमिक जो है मिलकर एक ही जो है व्यक्ति के द्वारा अकेले जो है पिन बनाने की तुलना में जो है बहुत अधिक जो है पिन बना सकता है। जाहिर सी बात है, कोई जो है एक व्यक्ति पिन एक बना रहा है और यदि उसी स्थान पर 10 हम व्यक्ति लगा दे तो जल्दी कार्य हो जाएगा वो। तो ये इसमें कहा गया है। उसके बाद है मल्थस के अति उत्पादन सिद्धांत क्या है, इसको समझ लीजिए। तो ये जो सिद्धांत है जनसंख्या ज्यामितीय दर से ये बढ़ती है। मतलब जो है सिद्धांत कहता है कि जो जनसंख्या की जो वृद्धि है ये जो है ज्यामितीय दर से बढ़ती है। जैसे कि एक पहले हुई, उसके बाद जो है 2 हो गई, उसके बाद 2 से 3 नहीं हुई, सीधे जो है 4 हो गई, इसका 2 गुना हो गया, स्क्वायर हो गया, फिर 4 का स्क्वायर हो गया 8 हो गया, उसके बाद 8 का स्क्वायर हो गया 64 हो गया। तो इस तरह से जनसंख्या बढ़ती है। लेकिन जो संसाधन है, जो जनसंख्या के जो भोजन है, उसके जो भोजन है, जो संसाधन है, भोजन किस तरह से बढ़ रहे हैं, 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ रहे हैं। मतलब जो है एक अंकगणितीय दर से बढ़ रही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जनसंख्या वृद्धि संसाधन की वृद्धि दर से काफी तेज है और जिसके कारण जो अंततः जनसंख्या जो है बहुत अधिक हो जाएगी और भोजन की कमी होगी, फिर अकाल पड़ेगी, बीमारी आएगी, युद्ध होगा, ये जैसी आपदाएं जो है आती हैं। तो मल्थस ने जो है इस स्थिति को जो है रोकने के लिए एक निवारण जो है नियंत्रण इन्होंने बताया, जैसे कि देर से शादी करना। सकारात्मक जो है नियंत्रण में इन्होंने बताया कि प्राकृतिक जो आपदाएं होती हैं जिसके माध्यम से जनसंख्या जो है कम हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इनके बारे में आपको लिखना है। अब हम यहाँ से समझेंगे। हाँ, उसके बाद यहाँ से प्लेटो के आर्थिक विचारों को हम समझेंगे। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा प्लेटो के हम आर्थिक विचार। आपके एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। तो प्लेटो के अनुसार शासन जो है संचालन में लोकतंत्र का कोई स्थान नहीं है और शासन जो है सर्वाधिक बुद्धिमान व श्रेष्ठ लोगों के द्वारा ही जो है किया जाना चाहिए। इनका मानना है कि जो शासन किया जाना चाहिए बुद्धिमान व्यक्ति के हाथों में होना चाहिए। प्लेटो के द्वारा स्थापित जो है दार्शनिकों के बड़े स्कूल द एकेडमी में जो है गणित और दर्शन जो है पढ़ाता था। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है द रिपब्लिक द लाज, जो कि प्लेटो के द्वारा लिखी थी पुस्तक है। उनके आर्थिक विचारों का प्रमुख जो स्रोत है। सर्वप्रथम प्लेटो ने जो है सामाजिक संगठनों के आर्थिक पहलुओं की ओर जो है ध्यान आकर्षित किया है। उसके बाद क्योंकि एरिल रोल इस संबंध में जो है कहा है कि वह समाज के सिद्धांत और राज्य शहर के उद्गम के साथ आदर्श सामाजिक से संरचना की योजना का क्रमानुसार वितरण जो है प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। प्लेटो जो है अर्थशास्त्र को नीति शास्त्र राजनीति शास्त्र की शाखा जो है मानता है। इनके हम विचारों की बात करें तो राज्य का उद्गम, तो प्लेटो के अनुसार राज्य का जो उद्गम है मानव जाति की आवश्यकता के कारण जो होता है। मतलब जो है राज्य का जो उद्भव जो विकास हुआ है ये मानव जाति की आवश्यकताओं के कारण ही हुआ है। कोई भी जो है स्वावलंबी नहीं होता है और हम जो है सभी की बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं। मतलब जो है मनुष्य की बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं सभी की, जो सामूहिक रूप से एक दूसरे के द्वारा ही जो है पूरी हो सकती है। राज्य जो है सभी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायक है। साझेदारी मददगारों का जो है या जो है जो समूह है यह राज्य कहलाता है। इस तरह सबको लिखना है। फिर है श्रम विभाजन के सिद्धांत प्लेटो का। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि प्लेटो का श्रम विभाजन का सिद्धांत बताइए। जो कि हम इनके सभी आर्थिक विचार करा रहे हैं, कोई ना कोई इनका आर्थिक विचार एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो श्रम विभाजन का इनका सिद्धांत क्या है, तो प्लेटो का जो है मुख्य योगदान श्रम विभाजन से संबंधित है। प्लेटो के अनुसार सामाजिक जो है संगठनों की सहायता से विभिन्न जो है कार्यों में कुशल व्यक्तियों को उनके अनुकूल कार्य जो है दिया जाना चाहिए। मतलब जो है जो व्यक्ति जिस कार्य करने में माहिर हो उसको वही जो है कार्य दिया जाना चाहिए। इससे क्या होगा उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होगा, उत्पादन जो है निम्न कीमत पर जो उपलब्ध होंगे। प्लेटो के अनुसार राज्य का उद्गम श्रम विभाजन पर आधारित है। मानव जाति की जो है 3 आवश्यकताएं होती है। मनुष्य की आवश्यकताएं क्या होती हैं, रोटी कपड़ा मकान। इसलिए एक जो है राज्य को भोजन हेतु किसान की आवश्यकता होती है, दूसरी कपड़े हेतु बुनकर व जो है मोची की आवश्यकता होती है, और भवन मतलब जो है एक शिल्पकार की आवश्यकता होती है भवन बनाने के लिए। तो प्लेटो जो है विभिन्न व्यापारियों में जो है श्रम विभाजन की आर्थिक कल्याण की आवश्यक शर्तों के रूप में जो है मानते थे। यद्यपि वह विभिन्न कार्यों के लिए सभी व्यापारियों के विभाजन से जो है सहमति नहीं थे। वर्तमान समय में श्रम विभाजन में एडम स्मिथ का नाम लिया जाता है, लेकिन प्लेटो के विचार श्रम विभाजन पर एडम स्मिथ से जो है भिन्न है।
एडम स्मिथ का जो श्रम विभाजन है बाजार, ये जो है निर्धारित करता है। एडम स्मिथ का जो श्रम विभाजन है ये बाजार के द्वारा निर्धारित होता है, जबकि प्लेटो का जो श्रम विभाजन है ये जो है बाजार को जो है निर्धारित करता है। उसके बाद अगला जो बिंदु कि एडम स्मिथ के अनुसार श्रम विभाजन जो है लाभ केवल नियोक्ता को मिलता है, लेकिन प्लेटो का जो बाजार नियम है इसका लाभ जो है संपूर्ण समाज को मिलता है। तो ये था इनके बीच में अंतर। अब जो है प्लेटो के अनुसार जो है जनसंख्या का आकार क्या होना चाहिए, आदर्श जनसंख्या का। आपके एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि जनसंख्या का आकार या फिर आदर्श जनसंख्या प्लेटो के अनुसार बताइए। ठीक है, तो प्लेटो अपने जो है आर्थिक विश्लेषण में जनसंख्या की निश्चित जो है मात्रा का सुझाव ये देता है। उनके अनुसार किसी शहर की जनसंख्या जो है 5040 होनी चाहिए। कोई भी जो है शहर होना चाहिए तो उसकी जनसंख्या 5040 ही होनी चाहिए। ठीक है, या जो है वह संतुलित संख्या है जो शहर के निवासियों को एक दूसरे से जो है परिचित कराती है। अर्थव्यवस्था में उत्पादन अधिकतम होता है, लोगों का जो उच्चतम आर्थिक विकास होता है और अर्थव्यवस्था स्वावलंबी की ओर जो अग्रसर होती है। यदि किसी शहर की जनसंख्या 5040 से कम है तब जो है राज्य को प्रोत्साहन के माध्यम से जनसंख्या बढ़ाना चाहिए। यदि जो है 5000 से अधिक है तो राज्य जो है द्वारा नई बस्तियों का विकास किया जाना चाहिए जिसमें अतिरिक्त लोगों को स्थानांतरित किया जाना चाहिए। उसके बाद मुद्रा संबंधी इन्होंने अपना जो है विचार रखा है। तो प्लेटो जो कि मुद्रा विनिमय में जो है मुद्रा के उपयोग का जो है समर्थन था ये करते थे, और उनके अनुसार व्यापार में जो है सोना चांदी के उपयोग की जगह राज्य के द्वारा स्वीकृत एक सामान्य मुद्रा करेंसी का उपयोग जो किया जाना चाहिए। ये कहते थे कि जो व्यापार में जो सोना चांदी का उपयोग किया जाता है, ठीक है, व्यापार करने के लिए, उसके स्थान पर एक ऐसी करेंसी होनी चाहिए, एक मुद्रा होनी चाहिए, ठीक है, एक समान मुद्रा होनी चाहिए। उसके बाद है जो ब्याज। तो प्लेटो जो है ऋण दिए गए धन पर जो है ब्याज की मनाही जो है करता था। मतलब जो है इसके जो है कट्टर जो है विरोध करते थे। कोई व्यक्ति से आप जो है कर्जा लिए हैं तो उसमें जो ब्याज लगता था तो इसको जो है मनाही करते थे। उसके बाद कृषि संबंधी, तो ये जो है यहूदियों की तरह जो यूनान भी कृषि को मुख्य जो है व्यवसाय मानते थे। उसके बाद जो है धन का वितरण। तो प्लेटो के अनुसार धन का संचय जो है अमीर के पास जो है नहीं होना चाहिए। ये कहते थे कि धन का जो संचय है ये अमीर के पास नहीं होना चाहिए। अमीर व्यक्ति जो है धन का अपव्यय जो है बहुत करता है, क्योंकि जो धनी व्यक्ति होता है उसके बाद जो है धन का जब संचय कर दोगे तो उसका वह जो है अपव्यय करेगा, उपयोग करेगा, ठीक है, गलत कार्यों में। जबकि गरीबी जो है अकुशलता को जो है जन्म देती है। प्लेटो के अनुसार धन रखने का जो अधिकार है केवल किसानों, शिल्पकारों को होना चाहिए। शासकों व जो प्रशासकों के पास संपत्ति का एकत्रीकरण व रखने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। शहर में हमेशा दो भाग होते हैं, एक होता है एक धनी वर्ग, दूसरा होता है गरीब वर्ग। तो दोनों जो है हमेशा युद्ध में संलग्न जो है रहते हैं। उसके बाद है दासता, इनका सिद्धांत। तो प्लेटो जो है मानव सभ्यता को दासता की चिरस्थायी साधन के रूप में जो है मानता था। इनकी एक पुस्तक है द लाज, उसमें उन्होंने लिखा है कि दासों के साथ उदार व्यवहार होना चाहिए। विदेशी जो युद्ध में जो कैदी बनते थे उन्हें दास बनाया जाता है। उनके आदर्श राज्य में जनसंख्या की 1/3 दासों की संख्या थी। उसके बाद शिक्षा संबंधी इनका विचार था। तो प्लेटो जो है लड़कों और लड़कियों, लड़के और लड़की दोनों को जो है समान शिक्षा के समर्थक थे। मतलब दोनों को समान शिक्षा जो है दिया जाना चाहिए, उसके जो है पक्ष में थे ये, ठीक है। उसके बाद अगला इसमें जो क्वेश्चन कि शेयर बाजार का नियम क्या है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो शेयर बाजार का नियम समझ लीजिए। तो शेयर बाजार के नियम के अनुसार पूर्ति जो है अपनी मांग जो है स्वयं निर्माण करती है। ये है शेयर बाजार के नियम। तो शेयर के जो है अनुसार जिस अनुपात में पूर्ति बढ़ती है या घटती है, मतलब जिस अनुपात में पूर्ति जो है बढ़ती है फिर घटती है, उसी अनुपात में ही उत्पादन के जो साधन है, जो क्रय शक्ति है, खरीदने की जो शक्ति है, और जो मांग भी जो है बढ़ती घटती है। तो इस प्रकार मांग और जो पूर्ति होती है एक दूसरे के जो है बराबर होती है, ठीक है। तो शेयर बाजार का नियम क्या है, ये जो है बाजार का नियम कहता है कि आपूर्ति जो है स्वयं अपनी मांग जो है पैदा करती है। इसका मतलब यह है कि किसी उत्पादन, कोई मान लो कोई उत्पाद का उत्पादन जो है करने से, मतलब कोई चीज़ का आप उत्पादन जो है करते हो, जैसे कि किसी चीज़ को आपने बनाया, आप एक मजदूर हो, आपने जो है किसी चीज़ का उत्पादन जाके वहाँ पर किया, तो आपको जो आय अर्जित होगी तो फिर आप जो है किसी उत्पाद को खरीदने में उसकी जो है यूज करोगे उसको,
तो इस प्रकार देखा जाए तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो आपूर्ति होती है अपनी मांग जो है स्वयं पैदा करती है। ठीक है, तो शेयर बाजार का नियम क्या है, इसके मूल सिद्धांत को हम देखें तो जब कोई जो है उत्पादक जो है वस्तुएं उत्पादक जो है वस्तु जो है सेवाएं जो है बनाता है, तो वह जो है श्रमिकों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य जो है कारकों को आय जैसे कि जो है वेतन, मजदूरी, किराया फिर जो है लाभ देता है। तो यह आय का जो उपयोग है उपभोक्ता के रूप में जो उत्पादित वस्तुओं को खरीदने के लिए जो किया जाता है। मतलब जो है जैसे कि आप किसी कंपनी में जाते हो, कोई वस्तु वहां पर बनता है, तो वो वस्तु जो बनता है तो उसके बदले आपको जो है मजदूरी दी जाती है। तो मजदूरी अब लाकर जो आपके पास चीजें नहीं है अब उसको खरीदोगे। तो इस प्रकार देखा जाए तो जो मांग होता है ये क्या हुआ, तो सेकंड नाम क्या है कि आपूर्ति जो होती है अपनी मांग जो है स्वयं पैदा करती है। तो मांग और जो है आय, तो उत्पादन से प्राप्त आय का उपयोग जो है उस उत्पादन को खरीदने के लिए किया जाता है, जिससे मांग और आपूर्ति में जो है संतुलन बना रहता है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से जॉन लॉक के आर्थिक विचार क्या है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है बनेगा। तो जॉन लॉक के जो है बहुत सारे आर्थिक विचार है, यह सब समझेंगे। जैसे कि प्राकृतिक इनका जो है पहला नियम संबंधी इनका विचार है। तो जॉन लॉक जो है प्राकृतिक व्यवस्था का जो है समर्थक था। उनके जो अनुसार विभिन्न जो गतिविधियों के संचालन हेतु अपने जो है प्राकृतिक नियम है। प्राकृतिक जो है व्यवस्था में किसी के साथ जो है भेदभाव नहीं होता है। इसमें जो है सभी व्यक्ति समान व जो स्वतंत्र होते हैं। लॉक के अनुसार 3 के अधिकारों का उल्लेख इसमें जो है किया गया है, जैसे कि जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, तो जॉन लॉक जो है के अनुसार तीनों जो है मनुष्य जो अधिकार है मनुष्य के परंपरागत जो है मौलिक अधिकार हैं और इनसे जो है उसको जो है कोई अलग जो है नहीं कर सकता है। फिर है सामाजिक समझौता का सिद्धांत। तो जॉन लॉक जो कि प्राकृतिक संरचना की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सामाजिक समझौते पर जो है विचार देता है। इस सामाजिक जो है अनुबंध के संबंध में जॉन लॉक की जो है मुख्य बातें हैं, जैसे कि सामाजिक समझौता सभी व्यक्तियों की सहमति पर आधारित होना चाहिए। एक बार समझौता हो जाने पर यह समाप्त नहीं होता है। यह जो है समझौते को कई जो है पीढ़ियों को जो है मानना चाहिए, क्योंकि जन्म के समय कोई भी व्यक्ति किसी भी देश व सरकार के नियंत्रण में नहीं रहता है। केवल वह जो है सामाजिक अनुबंध ही जो है उससे संयमित जो है रख सकता है। उसके बाद है समझौते के द्वारा जो प्राकृतिक व्यवस्था समाप्त होती है, लेकिन जो प्राकृतिक नियम जो है बने रहते हैं। सामाजिक समझौता जो है राज्य के निर्माण का रास्ता जो है साफ करता है। अगला सिद्धांत ने बताया है व्यक्तिगत संपत्ति। तो जॉन लॉक के अनुसार प्राकृत में सभी व्यक्ति जो है बराबर होते हैं। ये मानते हैं कि जो प्राकृत है ये सभी को बराबर दृष्टि से देखता है और सभी के जो अवसर हैं, जो समानता है, जो स्वतंत्रता है, सभी को समान होती है। अतः जो है महत्वाकांक्षी व्यक्ति मेहनत के द्वारा व्यक्तिगत संपत्ति अर्जित जो है कर सकता है। मतलब जो है प्राकृतवाद में व्यक्ति जो है अपनी मेहनत के द्वारा जो है कोई भी जो है धन अधिक अर्जित कर सकता है और उसका जो है प्राकृतिक अधिकार है। और इस जो है प्रकार जॉन लॉक जो है व्यक्तिगत संपत्ति का जो समर्थन करता था। अब यहाँ से अगला इसमें क्वेश्चन है कि सिसमांडी की सुधार योजना क्या है। क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। अभी पूछेगा क्या सिसमांडी जो है कह सकते हो जो है धर्म सुधारक है, इस तरह भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। देखिए बहुत सारे जो है सुधार योजना है, जैसे कि सरकारी हस्तक्षेप व जो है सुझाव। ठीक है, सिसमांडी जो है इसको जो है दलितों का मसीहा माना जाता था। उसने जो है दलितों को उत्थान के लिए अनेक जो उपाय बताए हैं, जैसे कि सरकारी हस्तक्षेप का सुझाव। तो सिसमांडी जो है स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की अपेक्षा सरकारी हस्तक्षेप के पक्ष में जो अधीन था। मतलब जो है ये जो स्वतंत्र जो अर्थव्यवस्था है इसके अपेक्षा जो सरकारी हस्तक्षेप है उसके पक्ष में था। उसने कहा कि सरकार को हस्तक्षेप करके श्रमिकों के कामों के घंटों को जो नियंत्रित करना चाहिए और इसके अतिरिक्त रविवार की जो छुट्टी है, ये शिशु श्रम है, उसको जो है काम पर न रखना, बेकार श्रमिकों को जो है पूंजीपतियों से जीवन निर्वाह भत्ता दिलाना आदि योजनाएं जो है महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार जो है सिसमांडी जो है सामाजिक बीमा योजना का जन्मदाता था। उसके बाद है मेहनत का ही जो है स्वामी हो। तो सिसमांडी के अनुसार सामाजिक बुराई का मुख्य जो है कारण औद्योगिक विकास है। इसके कारण जो है श्रमिकों पूंजीपतियों के बीच जो है खाई पैदा हो जाती है। अतः स्वामी और जो है सेवक के बीच भेद जो है मिटाया जाना चाहिए और कृषक स्वामित्व को स्थापित जो है करना चाहिए। वह चाहता था कि जो है जो मेहनत करे वही जो है स्वामी होना चाहिए।
सिसमांडी का मानना था कि जो व्यक्ति मेहनत करे वही उसका स्वामी होना चाहिए। इसके लिए उसने जो है उस समय के जो विधायकों से इस प्रकार की योजना लागू करने की बात भी जो है की थी, परंतु उसमें जो है सफल नहीं हो सका। उसके बाद निजी जो है हित का जो है महत्व, तो सिसमांडी ने जो है साम्यवाद को अस्वीकार किया था, क्योंकि वह जो है निजी हितों को सर्वाधिक जो है महत्व देता था। उसने जो है जो नियंत्रण हस्तक्षेप की बात कही है, उसका प्राय यह नहीं है कि वह निजी हितों को संवैधानिक रूप से स्वीकार करता है। सत्य यह है कि वह निजी हित के अनियंत्रित प्रयोग को नियंत्रण में जो है रखना चाहता था। उसके बाद है लघु जो है कुटीर उद्योग को महत्व, तो सिसमांडी जो है कारखाना उद्योग के जो है दोषों से परिचित होने के कारण लघु और जो है कुटीर उद्योग की स्थापना का ये पक्षधर था। और यहाँ जो है उसके विचार महात्मा गांधी से मिलते हैं। वह बड़े उद्योगों में मानव जो है श्रम की अपेक्षा मशीनों के उपयोग से बेरोजगारी बढ़ने से जो है चिंतित था। जैसे कि महात्मा गांधी मशीनों का जो है कह सकते हो विरोध करते थे कि मशीनों का विरोध होना चाहिए, क्योंकि ये जो है बेरोजगारी जो है उत्पन्न करता है, व्यक्तियों को बेरोजगार बनाती है। तो सिसमांडी भी जो है इसका विरोध करते हैं। इसलिए जो है छोटे छोटे उद्योगों का समर्थन ये भी करते थे। इससे जो है लोगों को जो है रोजगार मिलेगा और साथ ही औद्योगिकरण की बुराई भी जो है कम होगी। उसके बाद अगला जो इसमें क्वेश्चन है, अधिशेष जो है मूल्य क्या है। अधिशेष मूल्य तो वह जो है अतिरिक्त मूल्य है जो किसी श्रमिक के द्वारा अपने श्रम से उत्पादित मूल्य और उसे दी जाने वाली मजदूरी के बीच अंतर के रूप में जो है होता है। यह जो है कार्ल मार्क्स का एक केंद्रीय जो है सिद्धांत का हिस्सा है। ठीक है, अतिरिक्त जो अधिशेष जो मूल्य है कार्ल मार्क्स का, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि कार्ल मार्क्स का विचार लिखिए, तो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है। तो उनके अनुसार पूंजीपति श्रमिकों को उनकी मजदूरी देने के बाद बचा हुआ अतिरिक्त जो मूल्य लाभ है उसके रूप में जो है रखता है। तो सरल शब्दों में हम कहें तो श्रमिक जो है जितना मूल्य उत्पन्न करते हैं तो उससे जो है कम मजदूरी जो है पाते हैं। तो यह जो है अंतर है अधिशेष मूल्य जो पूंजीपति मुनाफे का जो है स्रोत मानते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे कि कोई श्रमिक है, कोई कोई मजदूर है, मान लो $100 का जो है सामान जो है बनाता है, तो उसे केवल जो है कितनी मिलती है, 40 ही जो है केवल उसको मजदूरी मिलती है। तो जो $60 जो बचा है ये क्या है, ये अधिशेष मूल्य है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स ने जो इस अवधारणा को पूंजीवाद की आलोचना करते हुए प्रस्तुत किया है। उनका मानना था कि श्रम ही सभी मूल का स्रोत है और पूंजीपति मजदूरों का जो है शोषण करके लाभ जो है कमाते हैं, उनका ही मानना था। अब यहाँ से पीगू महोदय का कल्याण अर्थशास्त्र क्या है। पीगू का कल्याण अर्थशास्त्र क्या, इसको समझ लीजिए। तो पीगू महोदय ने कल्याण अर्थशास्त्र का जो है संस्थापक माना जाता है, जिसे जो अपनी पुस्तक इन्होंने, जो कि 1920 में इनकी पुस्तक आई थी द इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर, इसमें इन्होंने जो है इसको प्रस्तुत किया है। तो पीगू का कल्याण अर्थशास्त्र जो है इस बात पर केंद्रित है कि आर्थिक कल्याण को जो है कैसे बढ़ाया जाए, मतलब आर्थिक जो कल्याण है उसको कैसे बढ़ाया जाए, जिसके लिए वे जो है दो मुख्य जो है मानदंड सुझाते हैं। पहला है राष्ट्रीय आय में वृद्धि करके, दूसरा है जो है आय का जो है धनी से निर्धन की ओर जो है हस्तांतरण। ठीक है, मतलब जो है ये कहते हैं कि आर्थिक कल्याण कैसे लाया जाए। पहला तो है कि जो राष्ट्रीय आय है, जो जो देश का रुपया है, उसमें वृद्धि करके जो है आर्थिक कल्याण लाया जा सकता है समाज में। या फिर जो आय है, जो धनी आय है, जिन व्यक्तियों के पास ज़्यादा धन है वो गरीबों में बांट दिया जाए, उसका जो है कह सकते हो निर्धनों के और जो है हस्तांतरण कर दिया जाए। तो इससे जो है क्या है आर्थिक कल्याण हो सकता है। ठीक है, जो असमानता है उसको कम किया जा सकता है। तो उनके अनुसार समाज का कल्याण जो है व्यक्तिगत कल्याण का योग है। इसे जो मापने के लिए उन्होंने आर्थिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसे जो वस्तु सेवाओं से प्राप्त उपयोगिता के रूप में जो परिभाषित किया गया है। इस तरह से आपको लिखना है। अब इसमें अगला जो क्वेश्चन कि उपभोक्ता बचत क्या है। उपभोक्ता बचत क्या है, इसको समझ लीजिए। तो वह जो है अतिरिक्त लाभ है जो उपभोक्ता को किसी वस्तु पर बाजार कीमत से अधिक भुगतान करने के लिए तैयार होने पर मिलता है। या जो है किसी वस्तु की कुल उपयोगिता, मतलब कोई वस्तु की, कोई मान लो कोई वस्तु है 500 रुपये की, तो वो आपको वस्तु जो है 400 रुपये में मिल जाए, तो जो 100 रुपया बच रहा है क्या है, उपभोक्ता की बचत है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल
यदि जो है आप किसी जो है टिकट को 1,000 देने को जो है तैयार हो, ठीक है, लेकिन वो आपको जो है 400 में मिल जाए, तो जो 600 रुपये आपकी क्या होगी, उपभोक्ता की बचत होगी। इसी को हम उपभोक्ता की बचत कहते हैं। अगला इसमें क्वेश्चन की आभासी लगान क्या है, ठीक है। तो अल्पकाल में उत्पादन के स्थिर साधनों जैसे कि मशीन या उपकरण से अर्जित जो है अतिरिक्त आय है, जिनकी आपूर्ति जो है स्थिर होती है, या जो है कुल राजस्व और कुल परिवर्तनशील लागत के बीच का अंतर है। और इसे जो है डॉक्टर मार्शल ने जो पेश किया था, आभासी लगान जो है मार्शल ने इसको पेश किया था, इसके बारे में हमको लिखना है। इतनी ही आज की हमारी क्लास थी। इसकी जो है चैप्टर्स क्लास आपको जरूर देख लेना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, आप जाकर इसके सारे के सारे क्लास आप ले सकते हैं। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।